रिबॉर्न ऑफ क्वीन आफ्टर डेथ एपिसोड 13। बानी कश्यप विला जाने के लिए अपना कपड़ा लगेज में डाल रही थी, तभी तेजवीर कमरे में आया। उसने देखा कि बानी के चेहरे पर मायूसी थी। ये देखकर उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, तुम इतनी मायूस क्यों हो? अगर तुम जाना नहीं चाहती तो मत जाओ, तेजवीर ने कहा। उसकी बात को सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं हबी, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारे बिना 1-2 दिन रहना पड़ेगा मुझे। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो डैड को बुरा लग जाएगा ना। तेजवीर बानी को उसके कमर से अपनी ओर खींचकर उसे बड़े ही प्यार से देखने लगा। उसे ऐसे देखता हुआ देख बानी थोड़ी शर्माते हुए पूछा, क्या हुआ हबी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तो बस मेरी बीवी का ये खूबसूरत चेहरा देख रहा हूँ। ये सुनकर बानी और भी ज्यादा शर्माने लगी। तभी अन दोनों के कानों में पिया की आवाज पड़ी, बानी दी, कहाँ है आप? जैसे ही दोनों के कानों में पिया की आवाज पड़ी वो दोनों थोड़ी दूर हो गए। तेजवीर के चेहरे पर पिया के लिए गुस्सा दिखाई देने लगा, क्योंकि उसके प्राइवेट मोमेंट में दखल जो कर दिया था। लेकिन तेजवीर उसे कुछ नहीं कहा। बानी की ओर देखकर, तुम तैयार हो जाओ, इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। बानी एक नजर पिया पर डाली, फिर अपना लगेज पैकिंग करने लगी। पिया बानी के पास आकर खड़ी हो गई और बड़े ही ध्यान से उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। बानी आज लाइट पिंक साड़ी और डार्क पिंक ब्लाउज के साथ पहनी हुई थी। आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वाकई में शादी के बाद बानी बहुत ज्यादा बदल गई है, पिया मन में ही बुदबुदाते हुए बोली। पिया की हल्की सी आवाज बानी के कानों में तो पड़ी, लेकिन उसने क्या कहा ये समझ नहीं आया। उसने तुरंत पिया की तरफ देखते हुए बोली, हम क्या? कुछ कहा तुमने? पिया थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं। तो उसकी ऐसे बातें सुन बानी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपना लगेज लेकर नीचे चली आई। वही पिया खड़ी होकर अभी भी पूरे कमरे को घूरे जा रही थी। उसकी नजर कमरे से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी बड़ी और आलीशान कमरे को बिना देखे रहना मुश्किल लग रहा था। पिया कमरे को देखने में इतना खो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बानी कब का उस कमरे से जा चुकी है। नीचे महेश, बानी और तेजवीर तीनों ही पिया का इंतजार कर रहे थे। बानी और तेजवीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर पिया कमरे में क्या कर रही है। वही महेश तेजवीर के सामने पिया के इस हरकत पर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में आया हुआ था और एम्बारेस भी हो रहा था। तभी तेजवीर नीलिमानी को पिया को बुलाकर आने के लिए कह दिया। नीलिमानी अपना सिर हाँ में हिलाकर ऊपर कमरे की तरफ चली गई। बानी उसे जाता हुआ देख रही थी। ऊपर से दिखने में शांत तो लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सर्वेंट पिया को लेकर नीचे आ गई। महेश जल्दी से पिया से पूछा, पिया तुम आने में इतना देर क्यों लगा दी? मुझे माफ कर दीजिए, वो मैं वॉशरूम गई थी। पिया थोड़ा एम्बेरेस होकर बोली। ये देख महेश बात को संभालते हुए कहा, हमें लगता है अब हमें चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर पिया हाँ में सिर हिला बानी के साथ जाने लगी। वही बानी तेजवीर को देखकर आंखों के इशारे से सी यू कहकर वहां से चली गई। दूसरी तरफ दिल्ली शॉपिंग मॉल में कई सारे लोग, छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग या कॉलेज टीनेजर, सभी लोग शॉपिंग करने में, खाने पीने में, कुछ गेम खेलने में। आज का भीड़भाड़ रोज के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही था। उसी समय एक आदमी जो देखने में हट्टा कट्टा, चेहरे पर हल्का सा दाढ़ी, सिर पर कैप पहना हुआ था और अपनी दोनों हथेली को जॉकेट के जेब में डालकर तेजी कदमों के साथ मॉल से बाहर जा रहा था। बीच बीच में उसकी नजर आसपास के ऊपर भी रखी हुई थी। जैसे ही वो आदमी बाहर आया, वो सीधे बिना पीछे मुड़े ही चुपचाप आगे बढ़ रहा था। 200 मीटर दूर पर एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो आदमी बिना देरी किए गाड़ी में जाकर बैठ गया। उस गाड़ी में तकरीबन 5-6 लोग बैठे हुए थे। उस ग्रुप में से एक आदमी जो देखने में मोटा, सिर पर बिना बालों वाला था, वो गंजा आदमी पहले वाला आदमी से पूछा, लुका हो गया काम? लुका ने हाँ में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर गंजा आदमी ड्राइवर से कहा, चलो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चले गए। जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ी वैसे ही पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। भयानक बॉम्ब ब्लास्ट के वजह से पूरा मॉल तहस नहस हो गया था। जगह जगह पर लोगों के लाशें, आग की लपटों से भयानक दिल दहलाने मंजर दिख रहा था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। कितने मासूम लोगों की जान चली गई थी। आज का दिन लोगों के लिए काला दिन ही था। लोगों की लाशें को उठाकर ले जा रहे थे। मिलिट्री वैन बस में से कई सारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स, पुलिस हर तरफ नाकाबंदी करके घेर चुके थे। मरे हुए लोगों की परिवार वहां पर आकर दर्द से चिल्ला चिल्ला कर अपने आंखों के आंसू से दर्द को बयान कर रहे थे। उससे ज्यादा तो लोगों के भीड़ गुस्से से पुलिस ऑफिसर्स पर चिल्ला रहे थे।
कितने सारे छोटे बच्चे की लाशें आंखों के सामने देखना सच में बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहे थे। तभी एक गाड़ी रेड लाइट सायरन बजाती हुई तेजी से आकर बॉम्ब ब्लास्ट हुई जगह पर आकर रुकी। ये देखकर उनमें से एक दो ऑफिसर भागकर आकर गाड़ी के पास रुक गए। उस गाड़ी में से 3 ऑफिसर नीचे उतरे। बीच में खड़ा ऑफिसर चेहरे पर गंभीर और डरावनी खतरनाक ऑरा लेकर खड़ा हुआ था। वो ऑफिस कोई और नहीं एरिस सिंह, तेजवीर का बड़ा भाई ही था, और उसके साथ 2 और ऑफिसर थे। उनके चेहरे पर भी सीरियस एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। एरिस बिना देरी किए वहां के आसपास का इन्वेस्टिगेट करने लगा। एक ऑफिसर जल्दी से एरिस के पास आकर कहा, चीफ, हमें पता चला है कि 2 घंटे पहले मॉल के नॉर्थ साइड पार्किंग एरिया में हाई लेवल का बॉम्ब फिक्स करवा दिया था, जिस वजह से इतना बड़ा भयानक दुर्घटना घटी है। उस ऑफिसर की बातें सुनकर एरिस के चेहरे का एक्सप्रेस अभी भी वैसा ही था। एरिस यहाँ वहां देखकर अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, गो चेक आउट द सीसी कैमरा, हरी अप। वो ऑफिसर भागकर गया, उसके साथ 2 और ऑफिसर पीछे पीछे चल गए। लोगों के भीड़, ऊपर से मीडिया लोग, दोनों को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। जितने भी ऑफिसर्स, सोल्जर्स और पुलिस वाले आए हुए थे, सभी लोग भीड़ और मीडिया को ही कंट्रोल करने में लगे हुए थे। वहां पर पड़े हुए लोगों की लाशें को देखकर उसकी आंखें नम हो गई थी, और साथ ही गुस्सा भी झलक रहा था, खास करके छोटे बच्चे। उन लाशों में 3 साल के बच्चे भी मौजूद थे, जिसे देखकर एरिस की सीने में दर्द करने लगा। इतना भयानक मंजर उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। एरिस कितने भयानक खतरों से भरा केस को हैंडल किया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों दिल से कमजोर पड़ रहा था। शायद 3 साल आसपास के छोटे बच्चों की लाशें देखकर एरिस जितना भी खतरनाक गुंडों से लड़ा है, भयानक मिशन को अंजाम दिया है, लेकिन आज का जो केस था एरिस को कमजोर बना रहा था। वैसे एरिस कमांडो ऑफिसर्स के चीफ था, स्ट्रोक तो होना ही चाहिए। एरिस से हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर बहुत ज्यादा डरते थे। वही क्यों अंडरवर्ल्ड दुनिया के डॉन भी एरिस के साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि उसका और ही कुछ ऐसा था। आज का ये खबर पूरी देश में फैल गई। सब लोग हर घर में टीवी ऑन करके यही खबरें देख रहे थे। वही कश्यप विला में बानी भी यही खबरें देख रही थी। बानी ने जब ये खबर देख रही थी, उसको बहुत ही ज्यादा तकलीफ और सीने में दर्द महसूस कर पा रही थी। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ये नज़ारा देखकर घुटन सी होने लगी। सोफे के दूसरी ओर बैठे महेश, रूपाली और पिया ये देखकर उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन तीनों की ध्यान पूरी तरह से टीवी पर चल रही न्यूज पर ही था। बदलती हुई बानी के चेहरे का एक्सप्रेशन पर ध्यान नहीं था। तब उसको याद आया कि ये दुर्घटना तो उसके पिछले जीवन में भी हुआ था। बानी ये सोचकर वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगी। बानी, ये क्या किया तूने? आज का दिन तुझे याद क्यों नहीं आया? फ्यूचर में क्या होगा या क्या हो सकता था, ये तुम पहले से ही जानती थी ना? तो फिर इस दुर्घटना को टालने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? तुम सिर्फ अपनी मौत का बदला लेने नहीं आई थी, बल्कि इस तरह का भयानक घटना को टालने की और मासूम लोगों की जान बचाना भी तो था। लेकिन तूने क्या किया बानी? क्या किया? क्या मैं इतनी सेल्फिश हो गई थी जो मेरे मौत का बदला लेने की चक्कर में ये सब भूल गई? बानी आंखों में आंसू लिए अपने आप को दोषी मानने लगी। तभी उसे ध्यान आया कि जब वो पुनर्जन्म लेने से पहले एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति उससे कहा था कि मैं तुम्हें वो शक्तियां दूंगा जो धरती पर बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए मददगार साबित होगी, और तुम्हें नीचे धरती पर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये शक्तियों के बारे में तुम किसी को भी मत बताना, वरना मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे ही बानी के दिमाग में ये ख्याल आया, उसका चेहरा पीला ही पड़ गया। अपने आप को बहुत ही ज्यादा दोषी महसूस करने लगी। आज जो कुछ भी हुआ था, कहीं ना कहीं मेरी लापरवाही से ही ये सब हुआ है। दोषी महसूस करते हुए ही अपने मन में खुद को डांटने लगी। सच में बानी तो इतनी बेवकूफ, सेल्फिश लड़की कहीं नहीं देखा। भगवान ने तुझे दूसरा मौका दिया, वो भी कुछ शक्तियों के साथ, ताकि मेरे साथ दूसरों का भी मदद कर सकूं। लेकिन तूने क्या किया? सिर्फ पढ़ाई के चक्कर में तुम्हारा किस मकसद से पुनर्जन्म मिला है, मैं मकसद ही भूल गई। ना ही मैं महेश से अभी तक बदला ले पाई हूँ, और ना ही मैं अपनी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह से जान पाई हूँ, और ना ही मैं लोगों की मदद कर पाई हूँ। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी और मन में आगे बोली, सच में मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश लड़की हूँ, बहुत बुरी। काश काश ये टाइम कुछ घंटे पीछे जा पाता। काश मैं ये सब ठीक कर पाती। काश वो मासूम बच्चे, बेगुनाह लोगों की जान बचा पाती। काश। वो इतना ही अपने आप को कोसे जा रही थी कि तभी अचानक उसकी आंखों के सामने सफेद रोशनी बिखर गई और हर तरफ सफेद रोशनी से भर गया। कुछ मिनटों के बाद बानी जब अपनी आंखें खोली तो वो फिर से चौंक गई।
उसके चेहरे पर हैरान दिखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये सपना है या सच। हर तरफ हैरान होकर देखने लगी। वो अभी इस वक्त तेजवीर के विला यानी उसके घर में अपनी बेडरूम में बैठी हुई थी। बानी अभी भी कंफ्यूज में थी और समझने की कोशिश करने लगी कि ऐसा कैसा हो सकता है। बानी हैरान इसलिए थी क्योंकि वो टाइम ट्रैवल से एक दिन पीछे आ गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो अपनी कॉलेज के असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी क्योंकि सामने टेबल पर उसके कुछ नोट्स बुक्स पड़े हुए थे, जिस वजह से वो अपनी एक दिन पीछे आ गई थी। वो इन सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। बानी, उसका नाम किसी ने पुकारते हुए सुना तो पहले बानी एकदम से चौंक गई। उसने तुरंत यहाँ वहां देखने लगी लेकिन उसे उस कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन वही आवाज दोबारा उसकी कान में गूंजा, बानी, बानी। बानी थोड़ा हकलाते हुए बोली, कौन? तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने एक दिव्या रोशनी प्रकट हो गई। ये देख बानी समझ गई। उसने तुरंत हाथ जोड़कर बोली, दिव्य शक्ति। उसकी आवाज सुन दिव्य शक्ति सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, बानी ये आप क्या कर रही है? सच में आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमें। आपने 5 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिया और आज काल चक्र कोई दिन पीछे करना पड़ा हमें। अगर कल होने वाली घटना भयानक ना होता तो कालचक्र को कभी भी बदलता नहीं। ये प्रकृति के खिलाफ है, फिर भी मैंने किया। ये आखिर बार है बानी, तुम अपनी मकसद को कभी मत भूलना। तुम्हारा बदला लेने के साथ साथ दुनिया को खतरों से भी बचाना है। याद रहे, तुम्हारी सुपर पावर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। बानी भी शर्मिंदगी से सिर नीचे झुकाकर माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए दिव्य शक्ति। मैंने 5 साल बर्बाद कर दिया, लेकिन अब नहीं। मैं अब मेरे हर मकसद, हर फर्ज पूरा करूंगी। लेकिन इतना कहकर वो चुप हो गई, क्योंकि आगे की बातें कैसे कहे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन दिव्या शक्ति को पता चल गया था कि बानी क्या कहना चाह रही थी। दिव्य शक्ति की आवाज आए, बानी तुम्हारी शक्तियों के बारे में खुद तुझे ही पता चल जाएगा। तुम बस अपना फर्ज और मकसद को याद रखना, तुम खुद ब खुद पता चल जाएगा। इतना कहते ही बानी के सामने से वो दिव्य शक्ति गायब हो गई। अभी भी बानी के चेहरे पर परेशान दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल वो परेशान भी गायब हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसे क्या करना है और साथ ही वो बुरी खतरनाक दुर्घटना अभी तक नहीं हुआ था। ये सोचकर वो एक राहत मिली और तुरंत स्टडी को छोड़कर अपने काम में लग गई। तभी बानी के फोन पर महेश का कॉल आने लगा। बानी जैसे ही महेश का नाम देखा तो उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि बानी को पता था महेश उसे कॉल क्यों कर रहा है। पिछले काल चक्र में भी तो यही दुर्घटना घटी थी। महेश उसे कॉल करके घर आने के लिए कहा था। इनफैक्ट महेश और पिया घर तक तो आ गए थे। ये सोचकर बानी उसका कॉल को इग्नोर कर दिया और वो जल्दी स्टडी रूम की ओर चली गई। यहाँ नीचे तेजवीर स्टडी रूम में बैठकर ऑफिस के काम में बिजी था। मतलब वो कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग में था। उसके चेहरे पर गंभीर साफ नजर आ रही थी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुला। भले ही दरवाजा बिना आवाज के धीरे से खुली हो, लेकिन तेजवीर के कानों में दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी गई। उसने अपनी नजरें उठाकर दरवाजे की ओर देखा तो बानी धीरे से अपना सिर अंदर घुसाकर यहाँ वहां देखा तो कमरे के बीचों बीच रखी हुई बड़ी सी टेबल की ओर चली गई। सामने तेजवीर को देखा। तेजवीर भी बानी को देखा तो वो एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया और अगले ही पल अपने हाथों के इशारों से अंदर आने को कहा। ये देख बानी धीरे से चलकर वो तेजवीर के सामने खड़ी हो गई। आखिर क्यों आई थी बानी तेजवीर के पास? मीटिंग के बीच में दखल देने के वजह से तेजवीर गुस्सा हो जाएगा। क्या बानी अपना ये पहला मकसद पूरा कर पाएगी? तेजवीर अपनी नजरें उठाकर देखा जो चुपचाप उसके सामने खड़ी हुई थी। ये देख तेजवीर अपनी आईब्रो उचकाते हुए इशारों से कहा, क्या हुआ, कोई काम था? बानी भी अच्छी तरह से समझ गई कि तेजवीर क्या कह रहा है। वो भी इशारों से गर्दन हिलाकर हाँ कह दिया। ये देख तेजवीर जल्दी से लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख कहा, ओके मुझे विद इन 1 वीक में सारी रिपोर्ट्स चाहिए। इतना कहकर डायरेक्ट स्क्रीन पर चल रही कॉन्फ्रेंस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी ओर जो 4 अलग अलग कंट्रीज के बेस्ट इंटरनेशनल आईटी कंपनी के सीईओ जो कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू तेजवीर के साथ मीटिंग कर रहे थे, वे लोग इतने देर तक अपनी सांसें थामी रखी हुई थी। अब जाकर उन लोगों को एक राहत मिली थी, वरना 2 घंटों से तेजवीर उन लोगों को अपनी खतरनाक ऑरा से बैंड बजाकर रखा हुआ था। वो लोग भगवान को याद करके अपना अपना काम करने चले गए। दूसरी ओर स्टडी रूम में तेजवीर अपना काम खत्म करके बानी से पूछा, हम अब बोलो वैफी क्या काम था? कहते हुए बानी को अपनी ओर खींचकर गोद में बिठा लिया।
बानी तेजवीर के गले में अपनी दोनों हाथों से कवर कर लिया, उसके होठों से हल्के से चूमते हुए बोली, वो हबी एक्चुअली छोटा सा काम था आपसे। हाँ बोलो वैफी, क्या काम था? तेजवीर बानी को बड़े ही प्यार से बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। वो मुझे आपकी लैपटॉप चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्या आप प्लीज दे सकते हैं? वो क्या है ना हबी, मेरा लैपटॉप शालिनी को दे दिया है कॉलेज के असाइनमेंट कंप्लीट करने, लेकिन अब मेरे पास नहीं है, इसलिए थोड़ी देर के लिए आपके लैपटॉप दे सकते हैं। उसकी बात सुन तेजवीर उसको किस करते हुए कहा, 5 मिनट में मिल जाएगा। बानी उसकी बात सुनकर खुश हो गई। बानी को लगने लगा कि तेजवीर अब रोमांटिक मूड में है, लैपटॉप बाद में देने वाला है। ये सोचकर उसके गाल शर्म से गुलाब की तरह लाल हो गए। ये देख बानी भी तेजवीर का साथ देने लगी। दोनों की किस इतनी डीपली होती गई कि अब 5 मिनट की जगह 10 मिनट हो गए। अब बानी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। ये देख तेजवीर उसे छोड़ दिया और बानी की सिर को अपने सीने से लगाकर और कसकर बाहों में भर लिया। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये सुनकर बानी तेजवीर से थोड़ी दूर हो गई। तेजवीर बाहर खड़ा इंसान को अंदर आने के लिए कहा। वो इंसान जल्दी से अंदर आया। बानी और तेजवीर राघव को देखकर शांत थे, लेकिन बानी थोड़ी कंफ्यूज थी कि इस वक्त वहां, और अगले ही पल वो शांत हो गई कि ये सोचकर कि कोई इंपॉर्टेंट काम के वजह से आए होंगे। राघव जल्दी से आगे आकर तेजवीर के हाथ में एक बॉक्स पकड़ाते हुए कहा, बॉस आप जो कहते वो ले आया हूं। तेजवीर उस बॉक्स को अपने हाथों में लेते हुए कहा, ठीक है अब तुम जा सकते हो। ओके बॉस, कहकर वो बिना देरी किए वहां से चला गया। बानी ने थोड़ी कंफ्यूज होते हुए पूछा, इसमें क्या हबी? तुम ही खोल कर देख लो। तेजवीर बानी की ओर बॉक्स बढ़ाते हुए कहा। बानी जल्दी से उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें एक नया लैपटॉप था। ये देख बानी थोड़ा हैरान और खुशी से चहकते हुए बोली, अरे वाह मेरे लिए न्यू लैपटॉप, और जल्दी से तेज के गालों पर किस कर दिया। उसे नहीं लगा था कि आज अभी उसे एक नया लैपटॉप मिलेगा। थैंक यू हबी, कहकर न्यू लैपटॉप ओपन करके देखने लगी। वही तेजवीर के चेहरे पर मुस्कान थी। बानी के सिर पर हल्की सी फेरकर अपना अधूरा छोड़ा हुआ ऑफिस के काम को पूरा करने लगा। उसके बगल में बानी भी लैपटॉप में अपना काम करने लगी। तकरीबन 1-2 घंटे बाद बानी बोली, हबी मेरा कुछ नोट्स कमरे में ही है, इसलिए मैं कमरे में जाकर आगे का काम करूंगी। क्योंकि बानी ये नहीं चाहती थी कि वो जो काम करना चाह रही है तेजवीर को पता ना चले, वरना उसे शक हुआ तो खाम का सावल करने लगेंगे। फिलहाल के लिए बानी ये सब नहीं चाहती थी। बानी की बात सुनकर तेज भी हाँ में सिर हिला दिया। यहाँ बानी कमरे में आकर अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो कीपैड पर टाइप करती उसके मोबाइल पर महेश का कॉल आने लगा। ये देख बानी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना काम करने लगी। बिजली जितनी रफ्तार उसकी उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर टिकी हुई थी। आज बानी कुछ अलग ही दिख रही थी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रहा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही बानी है जो मासूम और प्यारी सी बानी है। आज उसका अलग ही रूप था। उसने पहले एक ईमेल आईडी बना लिया जो बहुत ही यूनिक था। सोशल मीडिया में आकर एक पोस्ट बनाकर और कुछ लिखकर पोस्ट कर दिया। फिर बिना देरी किए अपने बैग में से छोटा सा कीपैड मोबाइल निकालकर ऑन कर दिया। उसमें पहले से ही सिम डालकर रखी हुई थी। लैपटॉप में देखते हुए जल्दी से अपना काम करने लगी। एक नॉर्मल मैसेज करके एक नंबर पर सेंड कर दिया और तुरंत उसने उस नंबर को बंद कर दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वो इंसान मैसेज को देखने के बाद कॉल करेगा। दूसरी तरफ दिल्ली में मिलिट्री बेस में एक इंसान बार बार उस अननोन नंबर पर कॉल किए जा रहा था जो अभी अभी उसी नंबर से मैसेज आया हुआ था। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि एरिस ही था। अपने डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसर्स से मिलकर कॉल को ट्रेस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो बेसिक हैंड मॉडल मोबाइल था जो बहुत ज्यादा पुराना था। दूसरी उसका कोई फीचर्स नहीं था जिसे लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। तीसरी वो मोबाइल बंद था। एक ऑफिसर ने एरिस से कहा, कैप्टन क्या ये मैसेज सच में असली है या कोई हमें बेवकूफ बना रहे हैं? उस ऑफिसर की बातें सुनकर एरिस कुछ पल के लिए सोचा, फिर कहा, नहीं देवेंद्र, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इंसान कोई झूठ बोल रहा है। लेकिन कैप्टन अगर इस मैसेज में जो लिखा है वो सच निकला तो ये बहुत भयानक होगा, हजारों बेगुनाह लोगों की जान चली जाएगी, देवेंद्र ने कहा। अगर सच में ऐसा कुछ होने वाला है तो फिर शॉपिंग मॉल पर नजर रखेंगे। इतना कहकर एरिस कुछ ऑफिसर्स को मॉल के ऊपर नजर रखने के लिए कह दिया। आप सभी को मॉल पर बहुत बारीकी से नजर रखना है। छोटी सी छोटी कोई भी सुराग को हाथ से छूटना नहीं चाहिए।
खास करके उस एरिया में जो बॉम्ब सेट करने वाले हैं। इस जगह पर आप किसी के नज़र के सामने आए बगैर बहुत ही सावधानी से सीक्रेट तरीके से हैंडल करना। याद रहे उस टेररिस्ट को शक होनी नहीं चाहिए। एरिस की बात सुनकर सभी ऑफिसर्स एक साथ बोले, यस कैप्टन। एक साथ सैल्यूट करके सभी ऑफिसर्स वहां से चले गए। क्या बानी इस बार बचा पाएगी बेगुनाह लोगों की जान? एरिस सभी ऑफिसर्स को शॉपिंग मॉल पर सीक्रेटली ये काम करने के लिए लगा दिया था। वे सभी ऑफिसर्स आज मिलिट्री यूनिफॉर्म के जगह डेली कैजुअल कपड़े पहनकर मॉल में चले गए ताकि किसी को शक ना हो सके, खासकर दुश्मन को। अगर उन्हें पता चल जाता तो उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता। और दूसरी बात यह भी थी कि पब्लिक को भी भनक लगनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर पता चल जाता तो सभी लोग डर से यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देते, जिससे दुश्मन भाग जाता। दूसरी भीड़ के वजह से कुछ लोगों को तो चोट लग जाती, इसलिए बड़ी ही सावधानी से ये काम करना पड़ रहा था। सभी ऑफिसर्स कानों में ब्लूटूथ लगाकर अलग अलग दिशा में चले गए। वही एरिस मॉल के सिक्योरिटी सिस्टम में बैठकर कंप्यूटर के स्क्रीन को देख रहा था। उसमें हर एक सेक्शन सीसीटीवी कैमरा के जरिए मॉल में हो रही हरकत पर नजर लगा के बैठा हुआ था। हर एक इंसान हर एक चीज पर बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था ताकि कहीं उसकी नजरों से कुछ भी छूट ना जाए। वही मॉल के बड़े से पार्किंग एरिया में दाहिने की ओर एक अंधेरे कोने में एक इंसान जो सिर पर कैप लगा के ब्लैक जैकेट पहनकर अपने बैग में से बॉम्ब फिक्स करने में लगा हुआ था। वो अंधेरा कोना इतना छोटा था कि 4 फुट का इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता था, सिर्फ झुक कर बैठना पड़ता। बॉम्ब फिक्स कर रहा वो इंसान और कोई नहीं बल्कि लुका था। बानी के पिछले जीवन में इस इंसान का नाम लुका ही था। उसका नाम तब पता चली थी जब बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद कुछ दिन बाद वो इंसान पकड़ा था। ये खबर पूरी देश में फैल चुकी थी, तब जाकर लोगों को पता चली थी। लेकिन इस जन्म में अभी तक किसी को भी पता नहीं उसका नाम क्या है। लुका बैठकर बॉम्ब टाइम फिक्स करने में लगा हुआ था। उसे भनक तक नहीं हुआ को कोई उसे देख रहा है। वही थोड़ी दूर दूसरे अंधेरे कोने में खड़ा इंसान लुका की हरकत देखकर जल्दी से ब्लूटूथ जरिए एरिस के साथ साथ बाकी सभी ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया। जब सभी ऑफिसर्स को ये खबर मिली, बिना देरी किए और बिना किसी को भनक तक ना लगे इतनी होशियारी से उस जगह पर पहुंच गए जहां देवेंद्र आने का इन्फॉर्म कर दिया था। यहां लुका जो बॉम्ब लगाने में बिजी था, अपना काम करते करते अचानक से वहीं रुक गया। उसके माथे पर हल्की सी पसीनों के बूंदें आने लगी थी। उसे भी अब एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये देखकर वो ना आव देखा और ना ताव बॉम्ब को वहीं छोड़कर भागना शुरू कर दिया। ये देखकर छुपे हुए ऑफिसर्स भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। लुका को अब वो पकड़ लिया जाने वाला है, ये सोचकर लोगों के भीड़ में घुसने के लिए उस तरफ भागने लगा ताकि वो बच सके, वरना उसे गोली मारकर मार देते या फिर पकड़ते। लुका ये सोचकर लोगों के भीड़ के बीच जाने ही वाला था कि तभी अचानक से बिना आवाज के एक गोली आकर लुका के पैर पर लग गई, जिस वजह से वो वही जमीन पर गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, सभी ऑफिसर्स आकर उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। हाथों में बंदूक लिए पीछे खड़ा एरिस जल्दी से आगे आकर उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया और बिना देरी किए उसे अरेस्ट करके वहां से ले गए। उसी समय पर वही 100 मीटर दूर पर ब्लैक कलर की गाड़ी के आसपास कई सारी पुलिस की गाड़ियां आकर रुक गई। बीच में खड़ी गाड़ी के अंदर 5 से 6 गुंडे लोग बैठे हुए थे और सभी को भी अरेस्ट कर लिया गया। उन गुंडे लोगों को पता नहीं चला कि अचानक से ये क्या हुआ। लुका के साथ साथ सभी गुंडे अब पुलिस ऑफिसर्स कैद में आ चुके थे। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के साथ जेल में बंद कर दिया गया। ऑफिस के कैबिन में बैठा एरिस अपने मोबाइल आई हुई मैसेज और मेल पर आई हुई ईमेल को देखे जा रहा था और सोचे जा रहा था कि आखिर ये इंसान कौन था जो उन लोगों को ये इन्फॉर्म देखकर उनकी मदद कर दी है, इतना भयानक घटना होते होते बचा लिया। एरिस ने ईमेल देखा जो द डार्क गोडलेवा नाम से आया हुआ था। एरिस ने वही ईमेल को पढ़ने लगा। खुद एरिस को पता नहीं कि ये ईमेल वो कितनी बार पढ़ चुका है। सच तो ये है कि इस ईमेल को बार बार पढ़ने का कारण है उसमें लिखा हुआ नेम और ईमेल नेम। ईमेल था thedarkgodleva@gmail.com और नाम था गोडिद मोराना। यही 2 इन्फॉर्मेशन बार बार पढ़ रहा था। मैसेज में तो वही सब कुछ लिखा हुआ था जो आज दुर्घटना होने वाली थी। एरिस एक तरफ उस इंसान का शुक्रगुजार था, वही दूसरी तरफ उसका पहचान को लेकर जानने की क्यूरोसिटी। तभी सभी ऑफिसर्स एरिस के पास आए। देवेंद्र एरिस से कहा, कैप्टन इंक्वायरीज के लिए आप नहीं जा रहे? ये सुनकर एरिस ने कहा, हाँ, लेकिन देवेंद्र मैं ये सोच रहा हूँ कि उस इंसान को कैसे पता चला कि आज ये इंसिडेंट होने वाला है। ये खबर उसे कहाँ से मिली? कहीं वो इंसान इस गुंडे लोगों के दुश्मन तो नहीं है? वो भी किसी गैंग से तो नहीं आता? देवेंद्र ने कहा,
कैप्टन, हमें ये नहीं पता कि उस इंसान को कैसे पता कि आज जो होने वाला था उसके बारे में, लेकिन एक बात तो पक्का जरूर पता है, वो इंसान ना ही गुंडे लोगों का दुश्मन है और न ही किसी गैंग से आता है। अगर ऐसा होता तो वो भी यही चाहता था कि आज जो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाली थी वो हो जाए, लेकिन ये इंसान ने तो हर एक बारीकी सी खबर दी है हमें। देवेंद्र की बात सुनकर बाकी सब ऑफिसर्स भी एग्री करने लगे। एरिस भी देवेंद्र के कंधे को थपथपाते हुए कहा, एग्जैक्टली देवेंद्र, बिल्कुल मैं भी यही सोच रखता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे पता चली कैसे। एरिस की बात सुनकर सब ऑफिसर्स भी सोच में पड़ गए। देवेंद्र ने कहा, वैसे कैप्टन, जो भी है वो इंसान हमारे लिए शुभ चिंतक ही था। हाँ देवेंद्र, तुमने सही कहा, वो इंसान हमारे लिए शुभ चिंतक ही था। कितने सारे बेगुनाह लोगों की जान बची है। अब चलो चलते हैं पूछताछ करने, एरिस कैबिन से बाहर जाते हुए कहा। उसके पीछे पीछे सारी ऑफिसर्स भी चले आए। दूसरी ओर मुंबई में यहाँ कमरे में बानी बड़े ही आराम से तेजवीर के गले लगाकर एक पैर तेजवीर के पैर पर पटकाकर छोटे बच्चे की तरह सोई हुई थी। तेजवीर उसे अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई उसकी फेवरेट टेडी बियर लेकर सोया हो। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सुकून की नींद अब जाकर उन दोनों को मिली हो। तभी कमरे की दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तेजवीर, जो हमेशा जल्दी ही उठने वाला, आज 7 बजे तक सोया हुआ था। जैसे ही आवाज आई वो जल्दी से अपनी आंखें खोली और धीरे से आंखों को मसलते हुए कसमसाने लगा। तभी उसको एहसास हुआ कि बानी उसके गले से लगाकर सोई हुई है और अपने पैरों पर बानी की पैर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और नजरें उठाकर बानी को देखा तो उसको देखकर और भी ज्यादा प्यार आने लगा। छोटे बच्चे की तरह मासूम क्यूट लग रही थी। सफेद बर्फ जितना गोरा रंग, बेदाग उसका चेहरा, गुलाबी होठ, लंबे काले बाल जो इस वक्त बिखरी हुई थी। ये सब देखकर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून मिल रहा था और थोड़ा झुककर हल्के से उसके माथे पर किस कर दिया। तभी दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। ये सुनकर तेजवीर को गुस्सा आ गया। वो जाकर उस इंसान को कुछ कहता, तभी बानी कसमसाते हुए वो भी उठ गई और अंगड़ाई ली हुई बोली, गुड मॉर्निंग हबी। गुड मॉर्निंग माए जान, कहते हुए बानी के माथे पर फिर से किस कर दिया और जाकर दरवाजा खोल दिया। गुड मॉर्निंग माए जान, कहते हुए बानी के माथे पर फिर से किस कर दिया और जाकर दरवाजा खोला। सामने नीलिमानी को देखकर सख्ती में आ गया, लेकिन वो कुछ कहता नीलिमानी समझ गई कि उनके साहब गुस्से में है। उसने तुरंत सिर नीचे झुका लिया और थोड़ी हकलाते हुए बोली, साहब, वो मिस्टर कश्यप जी और उनकी बेटी मिस पिया आए हुए हैं और नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर तेजवीर चेहरे की कोई हाव भाव नहीं बदला। ठीक है, तुम जाओ। ये सुनकर नीलिमानी एक नजर बेड पर बैठी हुई बानी पर डाली और तुरंत वहां से चली गई। तेजवीर बानी की तरफ देखा, वैर उसके पास जाते हुए पूछा, क्या तुम मिस्टर कश्यप से मिलना नहीं चाहोगी? बानी अभी बेड पर बिखरी हुई बालों को हल्के से बिखरते हुए उभासी लेने लगी, फिर एक गहरी सांस छोड़ते तेजवीर के बातों पर जवाब दिया, वैसे अभी मुझे कश्यप विला जाने का मन नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तेरा मन नहीं है तो मत जाओ, लेकिन नीचे वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, अभी के लिए तो जाना होगा, तेजवीर ने कहा तो बानी भी हाँ में सिर हिलाने लगी। आधे घंटे के बाद बानी और तेजवीर दोनों तैयार होकर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आने लगे। पिया ने जब उन दोनों को आता हुआ देखकर अंदर ही अंदर गुस्से और जलन के वजह से तिलमिला रही थी। ये बात बानी भी नोटिस कर लिया था। जब महेश ने बानी और तेजवीर को आता देख उठकर खड़ा हो गया। हेलो मिस्टर सिंह, महेश अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तेजवीर भी जस्ट फॉर्मल के लिए, वो भी शेक हैंड के लिए आगे लिए। महेश अंदर ही अंदर खुश हो गए, लेकिन वही तेजवीर का कोई भी हाव भाव नहीं बदला, बस अपनी ठंडी आंखों से उसे देख रहा था। वहीं पिया भी बेशर्मों की तरह तेजवीर को देख रही थी। इस बात का नोटिस ने कर लिया था। उसने अपनी गुस्से को शांत करते हुए बोली, बैठिए, क्यों खड़े हैं आप? बानी की बात सुनकर महेश और पिया वापस से सोफे पर बैठ गए। तेजवीर अपनी गहरी आवाज में महेश से पूछा, जी मिस्टर कश्यप जी, कहिए आप इतने दूर आने की तकलीफ क्यों की? आप फोन पर बता भी सकते थे। अरे नहीं नहीं मिस्टर सिंह, आप कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें तकलीफ होने वाली बात क्या है? मैं तो एक बाप हूँ, अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए मायके ले जाने के लिए आया हूँ। कभी बाप को बेटी के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होती, महेश ने कहा। उसकी बातों को तेजवीर बस सुने जा रहा था, उसने बीच में टोकने को जरूरत नहीं की। वही बानी अंदर ही अंदर गुस्से में बुदबुदाई, हाँ हाँ तकलीफ क्यों होगी मिस्टर कश्यप, आपकी बेटी को जिंदा रखने के लिए मुझे मारना तो चाह रहे हैं, तुम्हें कैसे तकलीफ होगी? लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम लोगों का पापों की सजा मैं बड़े ही आराम से दूंगी, बस आप इंतजार करना।
तेजवीर और बानी को कुछ ना कहता देख थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहा, वैसे मिस्टर सिंह शादी के बाद तो बेटी को मायके से कोई तो आते हैं बुलाने के लिए और कुछ रस्में भी होती हैं, उसे पूरा भी करना है। बस 1-2 दिन के लिए बानी को ले जाने चाहते हैं और आप चाहे तो आप भी आइए। उसकी बात सुनकर तेजवीर बानी की तरफ देखा जो बड़े ही शांत से बैठी हुई थी। हालांकि बानी शांत तो दिख रही थी कि लेकिन खुद बानी ही जानती थी कि वो कितनी गुस्से में आग बबूला हो रही है। तेजवीर बानी को ऐसे शांति से बैठा देख महेश की ओर देखते हुए कहा, मिस्टर कश्यप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मेरी वाइफ आना चाहती है तो बेशक आप उसे लेकर जाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर महेश थोड़ा परेशान हो गया और वो बानी की तरफ देखने लगा। उसके मन में ये डर था कि कहीं बानी भी आने से मना न कर दे। आखिर शादी के दिन जो भी तमाशा हुआ था वो सब महेश और रूपाली के वजह से तो हुआ था। शादी के दिन सब मेहमानों के सामने बानी की बेइज्जती जो कर दी थी। खैर, बानी के लिए तो ये बस कहने की एक छोटा सा बहाना है। हकीकत ये थी कि यही कश्यप परिवार के लोग उसे जान से मार दिए थे। खतरनाक साजिश करके मार डालना, इससे भी बड़ा और क्या हो सकता है। बानी कुछ सोचकर उसने मुस्कुराते हुए तेजवीर से बोली, हबी। पिया ने जैसे ही बानी के मुंह से हबी नाम सुना तो अपनी मुट्ठी जोर से कस ली, जिसे उसकी नाखून उसकी हथेली में गड़ गई। इससे साफ पता चलता है वो कितनी गुस्से में है। हालांकि वो अपनी गुस्से को चेहरे पर नहीं आने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर बानी को टुकड़े टुकड़े कर देने का मंसूबा पा लिया था। पिया के कानों में दोबारा बानी की आवाज पड़ी, हबी, मुझे लगता है डैड के बात मान लेनी चाहिए। मैं घर जाकर आ जाऊंगी, आप मुझे लेने 2 दिन बाद आ जाएगा। बानी का मन कर रहा था कि तेजवीर को साथ में ले जाए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि तेजवीर को घर ले जाना भी सही नहीं होगा। पहली बात ये थी कि उसका कमरा बहुत छोटा है और दूसरी बात पिया हर दिन उसकी चाल चलती ही रहती है। हालांकि बानी ये भी जानती थी कि तेजवीर के सामने इन लोगों की कुछ भी नहीं चलता था और मुझे कुछ होने भी नहीं देते थे, फिर भी वो तेजवीर को इन सब झंझट में घसीटना नहीं चाहती थी। ये उसकी लड़ाई है खुद की, खुद उसे ही लड़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजवीर की कुछ सच्चाई, या यूं कह लो कि कड़वी और खतरनाक सच्चाई जो तेजवीर से जुड़ा है, और उस सच्चाई के बारे में सिर्फ और सिर्फ बानी को ही पता है और किसी को भी नहीं, खुद तेजवीर को भी नहीं पता। आखिर ऐसा कौन सा राज था तेजवीर की जिंदगी में जो खुद तेजवीर को भी पता नहीं और सिर्फ बानी को भी पता है। कहीं बानी अपने जिंदगी के साथ साथ तेजवीर के जिंदगी के बारे में पता तो नहीं चला है। तेजवीर का गहरा राज में कहीं साजिशों से भरा पड़ा तो नहीं है। खैर, बानी मन में ठान लिया कि मेरे साथ साथ मैं तेज को भी कुछ होने नहीं दूंगी। कुछ भी नहीं। बानी तेजवीर की ओर देखते हुए फिर मन में बोली, हबी, कुछ ऐसे सच्चाई भी है जो आप नहीं जानते, इनफैक्ट कोई भी नहीं जानता। ये तो शुक्रिया भगवान का, पिछले जिंदगी में मरने के बाद और पुनर्जन्म होने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में भी पता लगा लिया था हबी। लेकिन मैं इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, वादा है मेरा आपसे, और कसम है मेरा उन घाटिया लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कसम से। ये सोचते वक्त बानी की आंखें पूरी तरह से खून जैसा लाल हो चुकी थी। बानी तेजवीर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हबी, मैं घर जाकर आ जाती हूँ, आप मुझे ठीक 2 दिन के बाद आएगा मुझे लेने, ठीक है। बानी ने ये बातें कुछ इस तरह की थी, सामने बैठी पिया और दूर पर खड़ी नीलिमानी दोनों ही गुस्से से जल भुन रही थी। ऐसा नहीं था कि इसके बारे में बानी को नहीं पता है, वो दोनों के चेहरे पर जलन की भाव साफ देख सकती थी। तेजवीर बानी के सिर पर बड़ी ही प्यार से कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है। बानी हाँ में सिर हिलाकर अपना लगेज लेने कमरे में चली गई। बानी को ये भी पता था कि तेजवीर भी कमरे में आने वाला है, और हुआ भी वैसा। दोनों के बीच कुछ देर तक प्यार भरी बातें, रोमांटिक चलने वाला है, हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वही बानी ये सब देखकर शर्मा रही थी। इन्हीं बीच बानी को ये भी मालूम था कि पिया किसी भी समय में इस कमरे में आने वाली है। बस और क्या था, सोचने भर की थी कि पिया कमरे में आकर दम की। वैसे ये सारा नज़ारा कालचक्र में 1 दिन पहले की हुई घटना थी, तो बानी को पता ही था। लेकिन बानी ये भूल गई थी कि कालचक्र सिर्फ और सिर्फ एक ही बार का था, जो कल खत्म हो गया है। अब वो दोबारा कालचक्र में जाकर कोई भी काम ठीक के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। बहरहाल बानी और तेजवीर वहां पिया को देखकर दोनों ही डिस्टर्ब हो गए थे। सबसे ज्यादा तो तेजवीर हो गया था। पिया ने जब बानी को तेजवीर के पास इतने करीब देखकर गुस्से में उसका मन करने लगा था कि जाकर बानी को कई सारे थप्पड़ उसके चेहरे पर कसकर दे मारे, लेकिन अफसोस वो ये नहीं कर सकती थी। अगर ऐसा करती तो वो तेजवीर नजरों में गिर जाती।
पिया अभी भी बेशर्मों की तरह वही खड़ी देखकर तेजवीर बानी को तैयार होने को कहकर बाहर चला आया। वही बानी पिया को देखकर गुस्से में आ गई। पिया बानी को इग्नोर करके पूरे कमरे को देखने लगी। इतना बड़ा आलीशान कमरे को देखकर उसकी आंखों में चमक थी, साथ ही लालच, चालबाज साफ नजर आ रही थी। अगर तेरा कमरे को घूरना हो गया है तो चले, वैसे बेशर्मों की तरह दूसरों के कमरे को ऐसे घूरना नहीं चाहिए, बानी तंज भरे लहजे में कहा। ये सुनकर पिया का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और वो गुस्से में आकर ये भूल गई थी कि वो इस वक्त कहाँ है। उसने बिना सोचे समझे बानी पर उठा दिया, लेकिन वो थप्पड़ बानी लगती उससे पहले ही बानी उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और दांत चबाते हुए गुस्से में बोली, ये गलती तुम दोबारा मत करना, समझी। बानी की ये बात सुनकर वो हैरान, परेशान, साथ ही थोड़ा डर भी गई थी। उसे बानी से कुछ कहता नहीं बन रहा था। उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गया। ये देखकर उसका हाथ जोर से झटक दिया और थोड़ी चीड़ और गुस्से के साथ बानी बोली, अब चलो, फिर से बेशर्मों की तरह इस कमरे को देखते खड़ी मत हो जाना। इतना कहकर बानी अपना सामान लेकर पहले पिया को आगे चलने का इशारा किया। ये देखकर पिया गुस्से से तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। वहीं पीछे खड़ी बानी बस जलती हुई अपनी आंखों की अंगारों से उसे जाते हुए घूरने लगी। कुछ देर बाद महेश पिया बानी कश्यप विला के लिए निकल गए। बानी जाने के बाद तेजवीर अपना इम्पोर्टेंट काम करने स्टडी रूम में चला गया। अपना लैपटॉप ओपन करके सोफे पर बैठकर आज का मेल चेक करने लगा, साथ कुछ मेल का रिप्लाई करने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। बिना देखे ही फोन को उठाकर तेजवीर ने कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक मिठी और प्यारी सी एक लड़की की आवाज आई, हेलो तेज, क्या आप बिजी है? अगर है तो मेरे लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। ये सुनकर तेजवीर के चेहरे का कोई हाव भाव नहीं बदला, बल्कि शांति से अपना काम करना जारी रखा। ये सुन वो लड़की थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तेज, मैं यहाँ मुंबई एयरपोर्ट में हूँ, प्लीज मुझे लेने आओ ना। उसकी बात सुनकर तेजवीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहता। अपनी ठंडी लेकिन गहरी आवाज में, ड्राइवर तुझे लेने आ जाएगा, बस 2 शब्द में ही कहकर बात खत्म करके फोन कट कर रख दिया। वो लड़की ये सुनकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट में वेटिंग एरिया में एक बेहद खूबसूरत लड़की बैठकर अपना मोबाइल को घूरे जा रही थी और उसका ये खूबसूरत चेहरा उदास के कारण थोड़ा मुरझाया हुआ था, मानो उसे अपने फेवरेट चीज ना मिलने पर होता है। वो लड़की अपने आंखों पर स्पेट्स लगाकर पैरों पर पैर रखकर बैठी हुई थी। उसका ब्रांडेड कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड से आती है। उसने एक लाइट ब्लू कलर की मिनी फ्रॉक पहनी हुई थी। दूध जैसा सफेद स्किन, बड़ी बड़ी काले आंखें, पतली होठ जो हल्की गुलाबी रंग का लिपस्टिक लगाई हुई थी और कंधे तक उसकी सिल्की घने भूरे बाल, आंखों का मेकअप करके एक स्मोकी आई बनाया था। ये देख वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके आंखों में एक अजीब सी चमक साफ दिखाई दे रहे थे। तभी एक ड्राइवर जल्दी से उस लड़की के पास जाने लगा। उस लड़की की पीठ ड्राइवर की ओर थी, जिसे ड्राइवर यहाँ वहां देखने लगा, मानो वो किसी को ढूंढ रहा हो। इतने देर से बैठी हुई वो लड़की अब उसका सब्र का बांध टूटने लगा था। अब उसके चेहरे पर धीरे धीरे गुस्से ने जगह ले ली, जो कुछ देर पहले शांत लग रहा था। वो लड़की गुस्से में बुदबुदाती हुई कहने लगी, व्हाट द तारांकन, ये क्या तरीका है तेज तुम्हारा? इतनी दूर से आए हूं और तुमने मुझसे नहीं मिलने आए, और वो तुम्हारा 2 टके का ड्राइवर वो भी लेट करने में हिम्मत कर रहा है। न जाने क्या आप में आप बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी पीछे खड़ा ड्राइवर उसकी नजर सामने लेकिन थोड़ी दूर अपने तरफ पीठ करके बैठी उस लड़की पर पड़ी, जो कितने देर से बड़बड़ा रही थी। हालांकि ड्राइवर को नहीं पता था कि वो कितने गुस्से में है और आप में आप बड़बड़ाए जा रही है, क्योंकि उस लड़की की पीठ उस तरफ जो थी। तभी ड्राइवर को लगा होना हो ये वही लड़की है जो सर ने मुझे पिकअप करने को कहे थे। वो जल्दी से जाकर उस लड़की के सामने खड़ा हो गया। कौन थी ये लड़की? तेजवीर को कैसे जानती है ये लड़की? क्या वो लड़की गुस्से में ड्राइवर को तब मरेगी या यूं ही छोड़ देगी? थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।